बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब वो स्कूल की तरफ रवाना हुआ तो उसने रास्ते में एक कसाई देखा जिसके सर पर एक बहुत बड़ा टोकरा था। उस टोकरे में दो ताज़ा ज़िबा किए हुए बकरे थे। खालें उतरी हुई थी और उनके नंगे गोश्त में से धुआं उठ रहा था। जगह जगह पर ये गोश्त जिसको देखकर महसूद के ठंडे गालों पर गर्मी की लहरें सी दौड़ जाती थी। फड़क रहा था जैसे कभी इसकी आंख फड़का करती थी। उस वक्त 9:15 बजे होंगे, मगर झुके हुए खास्तरी बादलों के बायस ऐसा मालूम होता था कि बहुत सवेरा है। सर्दी में शिदत नहीं थी, लेकिन राह चलते आदमियों के मुंह से गर्मा गर्म समावार की टूटनियों की तरह गाढ़ा सफेद धुआं निकल रहा था। हर शय बोझल दिखाई देती थी, जैसे बादलों के वजन के नीचे दबी हुई है। मौसम कुछ ऐसी ही कैफियत का हामिल था जो रबड़ के जूते पहनकर चलने से पैदा होती है। इसके बावजूद बाजार में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी और दुकानों में जिंदगी के आसार पैदा हो चुके थे। आवाजें मध्यम थी, जैसे सरगोशियां हो रही थी। चुपके चुपके धीरे धीरे बातें हो रही हैं। हौले हौले लोग कदम उठा रहे हैं। ज्यादा ऊंची आवाज पैदा न हो। मसूद बगल में बस्ता दबाए स्कूल जा रहा था। आज उसकी चाल भी सुस्त थी। जब उसने बेखाल ताज़ा ज़िबा किए हुए बकरों के गोश्त से सफ़ेद सफ़ेद धुआं उड़ता देखा तो उसे राहत महसूस हुई। इस धुएं ने उसके ठंडे ठंडे गालों पर गर्मा गर्म लकीरों का एक जाल सा बुन दिया। इस गर्मी ने उसे राहत पहुंचाई और वो सोचने लगा कि सर्दियों में ठंडे यख हाथों पर बैत खाने के बाद अगर ये धुआं मिल जाया करते तो कितना अच्छा हो। फिजा में उजलापन नहीं था, रोशनी थी मगर धुंधली। कोहर की एक पतली सी तह हर शह पर चढ़ी हुई थी, जिससे फिजा में गदलापन पैदा हो गया था। ये गदलापन आंखों को अच्छा मालूम होता था, इसलिए कि नजर आने वाली चीजों की नोक पलक कुछ मध्यम पड़ गई थी। मसूद जब स्कूल पहुंचा तो उसे अपने साथियों से ये मालूम करके कतई तौर पर खुशी ना हुई कि स्कूल सख्तर साहब की मौत के बायस बंद कर दिया गया है। सब लड़के खुश थे, जिसका सबूत ये था कि वो अपने बस्ते एक जगह पर रखकर स्कूल के शहर में ऊट पटांग खेलों में मशगूल थे। कुछ छुट्टी का तो पता करते ही घर चले गए, कुछ आ रहे थे और कुछ नोटिस बोर्ड के पास जमा थे और बार बार एक ही इबारत पढ़ रहे थे। मसूद ने जब सुना कि सख्तर साहब मर गए हैं तो उसे बिल्कुल अफसोस ना हुआ। उसका दिल जज्बात से बिल्कुल खाली था। अलबत्ता उसने ये जरूर सोचा कि पिछले वर्ष जब उसके दादा जान का इंतकाल इन्हीं दिनों में हुआ तो उनका जनाजा ले जाने में बड़ी दिक्कत हुई थी, इसलिए कि बारिश शुरू हो गई थी। वो भी जनाजे के साथ गया था और कब्रिस्तान में चिकनी कीचड़ के बायस ऐसा फिसला था कि खुद हुई कब्र में गिरते गिरते बचा था। ये सब बातें उसको अच्छी तरह याद थीं। सर्दी की शिद्दत, इसके कीचड़ से लथपथ कपड़े, सुर्खी माइल, नीले हाथ जिनको दबाने से सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते थे, नाक जो कि बर्फ की डली मालूम होती थी, और फिर आकर हाथ पांव धोने और कपड़े बदलने का मरला। ये सब कुछ उसको अच्छी तरह याद था। चुनाचा जब उसने सख्तर साहब की मौत की खबर सुनी तो उसे ये बीती हुई बातें याद आ गई और उसने सोचा जब सख्तर साहब का जनाजा उठेगा तो बारिश शुरू हो जाएगी और कब्रिस्तान में इतनी कीचड़ हो जाएगी कि कई लोग फिसलेंगे और उनको ऐसी चोटें आएंगी कि बिल बिला उठेंगे। मसूद ने ये खबर सुनकर सीधा अपने कमरे का रुख किया। कमरे में पहुंचकर उसने अपने डेस्क का ताला खोला और दो तीन किताबें जो कि उसे दूसरे रोज फिर लाना थी उसमें रखी और बाकी बस्ता उठाकर घर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में उसने फिर वो ही दो ताज़ा जबा किए हुए बकरे देखे। इनमें से एक को अब कसाई ने लटका दिया था, दूसरा तख्ते पर पड़ा था। जब मसूद दुकान पर से गुजरा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो गोश्त को जिसमें से धुआं उठ रहा था छू कर देखे। चुनाचा आगे बढ़कर उसने उंगली से बकरे के उस हिस्से को छू कर देखा जो अभी तक फड़क रहा था। गोश्त गर्म था। मसूद की ठंडी उंगली को यह हरारत बहुत भली मालूम हुई। कसाई दुकान के अंदर छुरियां तेज करने में मसरूफ था। चुनाचा मसूद ने एक बार फिर गोश्त को छू कर देखा और वहां से चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने जब अपनी मां को सख्तर साहब की मौत की खबर सुनाई तो उसे मालूम हुआ कि उसके अबाजी उन्हीं के जनाजे के साथ गए हैं। अब घर में सिर्फ दो आदमी थे, माँ और बड़ी बहन। माँ बावर्ची खाना में बैठी सालन पका रही थी और बड़ी बहन कुलसूम पास ही एक कांगड़ी के लिए दरबारी की सरगुम याद कर रही थी। चूंकि गली के दूसरे लड़के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, जिस पर इस्लामिया स्कूल के सख्तर की मौत का कुछ असर नहीं पड़ा था, इसलिए मसूद ने खुद को बिल्कुल बेकार महसूस किया।
स्कूल का कोई काम भी नहीं था। छठी जमात में जो कुछ पढ़ाया जाता था वो घर में अपने अब्बा जी से पढ़ चुका था। खेलने के लिए भी उसके पास कोई चीज न थी। एक मैला कुचैला ताश ताक भी पड़ा था, मगर इससे मासूद को कोई दिलचस्पी नहीं थी। लूडो और इसी किस्म के दूसरे खेल जो उसकी बड़ी बहन अपनी सहेलियों के साथ हर रोज खेलती थी, उसकी समझ से बालातर थी। समझ से बालातर यूं थे कि मसूद ने कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसको फितरतन ऐसे खेलों से कोई लगाव नहीं था। बस्ता अपनी जगह पर रखने और कोट उतारने के बाद वो बावर्ची खाने में अपनी माँ के पास बैठ गया और दरबारी की सुरगुम सुनता रहा, जिसमें कई दफा सारे गामा आता था। उसकी माँ पालक काट रही थी। पालक काटने के बाद उसने सब सब पत्तों का गीला गीला ढेर उठाकर हंडिया में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद जब पालक को आंच लगी तो उसमें से सफेद सफेद धुआं उठने लगा। उस धुएं को देखकर मासूद को बकरे का गोश्त याद आ गया। चुनाचा उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, आज मैंने कसाई की दुकान पर दो बकरे देखे। खाल उतरी हुई थी और उनमें से धुआं निकल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि सुबह सवेरे मेरे मुंह से निकला करता है। अच्छा, ये कहकर उसकी माँ चूल्हे में लकड़ियों के कोयले झाड़ने लगी। हाँ, और मैंने गोश्त को अपनी उंगली से छू कर देखा, वो गर्म था। अच्छा, ये कहकर उसकी माँ ने वो बर्तन उठाया जिसमें उसने पालक का साग धोया था और बावर्ची खाना से बाहर चली गई। और ये गोश्त कई जगह पर फड़कता भी था। अच्छा, मसूद की बड़ी बहन ने दरबारी सुरगम याद करना छोड़ दी और उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। कैसे फड़कता था? यूं यूं। मसूद ने उंगलियों से फड़कन पैदा करके अपनी बहन को दिखाई। तो फिर क्या हुआ? ये सवाल कुलसूम ने अपने सुरगम भरे दिमाग से कुछ इस तौर पर निकाला कि मसूद एक लख्ते के लिए बिल्कुल खाली अलजहन हो गया। फिर क्या होना था? मैंने तो ऐसे ही आपसे बात की थी। कसाई की दुकान पर गोश्त फड़क रहा था। मैंने उंगली से छू कर भी देखा था। गरम था, गरम था। अच्छा मसूद, ये बताओ, तुम मेरा एक काम करोगे? बताइए। आओ मेरे साथ आओ। नहीं, आप पहले बताइए काम क्या है। तुम आओ तो सही मेरे साथ। जी नहीं, आप पहले काम बताइए। देखो, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं पलंग पर लेटती हूँ, तुम जरा पाँव से दबा देना। अच्छे भाई जो हो, अल्लाह की कसम बड़ा दर्द हो रहा है। ये कहकर मसूद की बहन ने अपनी कमर पर मुक्कियां मारना शुरू कर दी। ये आपकी कमर को क्या हो जाता है? जब देखो दर्द हो रहा है। फिर आप दबवाती भी मुझसे हैं, क्यों नहीं अपनी सहेलियों से कहती? मसूद उठ खड़ा हुआ। चलिए, लेकिन आपसे कह देता हूं कि 10 मिनट से ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं दबाऊंगा। शाबाश, शाबाश। उसकी बहन उठ खड़ी हुई और सरगुमों की कापी सामने ताक में रखकर उस कमरे की तरफ रवाना हुई जहां वो और मसूद दोनों सोते थे। सेहन में पहुंचकर उसने अपनी दुखती हुई कमर सीधी की और ऊपर आसमान की तरफ देखा। मटियाले बादल झुके हुए थे। मसूद, आज जरूर बारिश होगी। ये कहकर उसने मसूद की तरफ देखा, मगर वो अंदर ही चारपाई पर लेटा था। जब कुलसूम अपने पलंग पर औंधे मुंह लेट गई तो मसूद ने उठकर घड़ी में वक्त देखा। देखिए बाजी, 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। मैं पूरे 11 बजे आपकी कमर दबाना शुरू कर दूंगा। बहुत अच्छे, लेकिन तुम अब खुदा के लिए ज्यादा नखरे ना बिगाड़ो। इधर मेरे पलंग पर आकर जल्दी कमर दबाओ, वरना याद रखो बड़े जोर से कान ईंटूंगी। कुलसूम ने मसूद को डांट पिलाई। मसूद ने अपनी बड़ी बहन के हुक्म की तामील की और दीवार का सहारा लेकर पांव से उसकी कमर दबाना शुरू कर दी। मसूद के वजन के नीचे कुलसूम की चौड़ी चपकली कमर में खफीफ सा झुकाव पैदा हो गया। जब उसने पैरों से दबाना शुरू किया तो ठीक उसी तरह जिस तरह मजदूर मट्टी गूंथते हैं, तो कुलसूम ने मजा लेने की खातिर हौले हौले हाय हाय करना शुरू किया। कुलसूम के कोलों पर गोश्त ज्यादा था। जब मसूद का पांव इस हिस्से पर पड़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो इस बकरे के गोश्त को दबा रहा है जो उसने कसाई की दुकान में अपनी उंगली से छू कर देखा था। इस एहसास ने चंद लम्हात के लिए उसके दिल दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा किए जिनका कोई सर था न पैर। वो इनका मतलब न समझ सका, और समझता भी कैसे जब कोई ख्याल मुकम्मल नहीं था। एक दो बार मसूद ने यह भी महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे गोश्त के लोथड़ों में हरकत पैदा हुई है। इसी किस्म की हरकत जो उसने बकरे की गरम गरम गोश्त में देखी थी। उसने बड़ी बदौली से कमर दबाना शुरू की थी, मगर अब उसे इस काम में लज्जत महसूस होने लगी। इसके वजन के नीचे कुलसूम हौले हौले करहा रही थी। ये भींची भींची आवाज जो कि मासूद के पैरों की हरकत का साथ दे रही थी,
इस गुमनाम सी लذत में इजाफा कर रही थी। टाइम पीस में 11 बज गए, मगर मसूद अपनी बहन कुलसूम की कमर दबाता रहा। जब कमर अच्छी तरह दबाई जा चुकी थी तो कुलसूम सीधी लेट गई और कहने लगी, शाबाश मसूद शाबाश, लो अब लगे हाथों टांगों भी दबा दो, बिल्कुल इसी तरह, शाबाश मेरे भाई। मसूद ने दीवार का सहारा लेकर कुलसूम की रानों पर जब अपना पूरा वजन डाला तो उसके पांव के नीचे मछलियां सी तड़प गईं। बेअख्तियार वो हंस पड़ी और दोहरी हो गई। मसूद गिरते गिरते बचा, लेकिन उसके तलों में मछलियों की वो तड़प मुंजमद सी हो गई। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो फिर इसी तरह दीवार का सहारा लेकर अपनी बहन की रानी दबाए। चुनाचा उसने कहा, जी आपने हंसना क्यों शुरू कर दिया? सीधी लेट जाइए, मैं आपकी टांगें दबा दूं। कुलसूम सीधी लेट गई। रानों की मछलियां इधर उधर होने के बायस जो गुदगुदी पैदा हुई थी उसका असर अभी तक उसके जिस्म में बाकी था। ना भाई, मेरी गुदगुदी होती है, तुम ओट पटांग तरीके से दबाते हो। मसूद ने ख्याल किया कि शायद इसने गलत तरीका इस्तेमाल किया है। नहीं, आपकी दफा मैं पूरा बोझ आप पर नहीं डालूंगा। आप इत्मीनान रखिए, अब ऐसी अच्छी तरह दबाऊंगा कि आपको कोई तकलीफ ना होगी। दीवार का सहारा लेकर मसूद ने अपने जिस्म को तोला और इस अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता कुलसूम की रानों पर अपने पैर जमाए कि उसका आधा बोझ कहीं गायब हो गया। हौले हौले बड़ी होशियारी से उसने अपने पैर चलाने शुरू किए। कुलसूम की रानों में अकड़ी हुई मछलियां उसके पैरों के नीचे दब दब कर इधर उधर फिसलने लगी। मसूद ने एक बार स्कूल में तन्ने हुए रस्से पर एक बाजीगर को चलते देखा था। उसने सोचा कि बाजीगर के पैरों के नीचे तना हुआ रस्सा इसी तरह फिसलता होगा। इससे पहले कई बार उसने अपनी बहन कुलसूम की टांगें दबाई थी, मगर वो लज़त जो कि उसे अब महसूस हो रही थी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बकरे की गरम गरम गोश्त का उसे बार बार ख्याल आता था। एक दो मरतबा उसने सोचा, कुलसूम को अगर जबह कर दिया जाए तो खाल उतर जाने पर क्या उसके गोश्त में से भी धुआं निकलेगा? लेकिन ऐसी बेहुदा बातें सोचने पर उसने अपने आप को मुजरिम महसूस किया और दिमाग को इस तरह साफ कर दिया जैसे वो स्लेट को स्पंज से साफ किया करता था। बस बस, कुलसूम थक गई, बस बस। मसूद को एकदम शरारत सूझी। वो पलंग पर से नीचे उतरने लगा तो उसने कुलसूम की दोनों बगलों में गुदगुदी करना शुरू कर दी। हंसी के मारे वो लूट फूट हो गई। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो मसूद के हाथों को परे झटक दे, लेकिन जब उसने इरादा करके इसके लात जमानी चाही तो मसूद उछल कर जद से बाहर हो गया और स्लीपर पहनकर कमरे से निकल गया। जब वो सेहन में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। बादल और भी झुक आए हैं। पानी के नन्हे नन्हे कतरे आवाज पैदा किए बगैर सेहन की ईंटों में आहिस्ता आहिस्ता जज़ब हो रहे थे। मसूद का जिस्म एक दिल नवाज हरारत महसूस कर रहा था। जब हवा का ठंडा ठंडा झोंका उसके गालों के साथ मस हुआ और दो तीन नन्ही मुन्नी बूंदें उसकी नाक पर पड़ी तो एक झरझरी सी उसके बदन में लहरा उठी। सामने कोठे की दीवार पर एक कबूतर और कबूतरी पास पास पार फैलाए बैठे थे। ऐसा मालूम होता था कि दोनों दमपख्त की हुई हुंडिया की तरह गर्म हैं। गोले दावदी और नाजबू के हरे हरे पत्तों ऊपर लाल लाल गमलों में नहा रहे थे। फजा में नींदें घुली हुई थी, ऐसी नींदें जिनमें बेदारी ज्यादा होती है और इंसान के इर्द गिर्द नरम नरम ख्वाब यूं लपट जाते हैं जैसे ऊनी कपड़े। मसूद ऐसी बातें सोचने लगा जिसका मतलब उसकी समझ में नहीं आता था। वो इन बातों को छू कर देख सकता था मगर उनका मतलब उसकी गिरफ्त से बाहर था। फिर भी एक गुमनाम सा मजा इस सोचो विचार में उसे आ रहा था। बारिश में कुछ देर खड़े रहने के बाद जब मसूद के हाथ बिल्कुल यख हो गए और दबाने से इन पर सफेद धब्बे पड़ने लगे तो उसने मुठ्ठियां कस लीं और उनको मुंह की भाप से गर्म करना शुरू किया। हाथों को इस अमल से कुछ गर्मी तो पहुंची मगर वो नम आलूद हो गए। चुनाचा आग तापने के लिए वो बावर्ची खाना में चला गया। खाना तैयार था। अभी उसने पहला लुकमा ही उठाया था उसका बाप कब्रिस्तान से वापस आ गया। बाप बेटे में कोई बात न हुई। मसूद की मां उठकर फौरन दूसरे कमरे में चली गई और वहां देर तक अपने खामद के साथ बातें करती रही। खाने से फारिग होकर मसूद बैठक में चला गया और खिड़की खोलकर फर्श पर लेट गया। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई थी क्योंकि अब हवा भी चल रही थी, मगर ये सर्दी नाखुशगवार मालूम नहीं होती थी। तालाब के पानी की तरह ये ऊपर ठंडी और अंदर गर्म थी। मसूद जब फर्श पर लेटा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इस सर्दी के अंदर धंस जाए जहां उसके जिस्म को राहत अंगेज गर्मी मिले।
देर तक वो ऐसी शीर गर्म बातों से मुतलिक सोचता रहा जिसके बायस उसके पट्टों में हल्की सी दुखन पैदा हो गई। एक दो बार उसने अंगड़ाई ली तो उसे मजा आया। उसके जिस्म के कई हिस्से में ये उसको मालूम नहीं था कि कहाँ से कोई चीज अटक सी गई थी। ये चीज क्या थी उसके मुतालिक भी मासूद को इल्म नहीं था। अलबत्ता इस अटकाव ने उसके सारे जिस्म में इज़्तिराब, एक दबे हुए इज़्तिराब की कैफियत पैदा कर दी थी। उसका सारा जिस्म खींच कर लंबा जाने का इरादा बन गया था। देर तक गुदगुदे कालीन पर करवटें बदलने के बाद वो उठा और बावर्ची खाना से होता हुआ सेहन में आ निकला। ना कोई बावर्ची खाना में था ना ही सेहन में। इधर उधर जितने कमरे थे सब के सब बंद थे। बारिश अब रुक गई थी। मसूद ने हाकी और गेंद निकाली और सेहन में खेलना शुरू कर दिया। एक बार जब उसने जोर से हिट लगाई तो गेंद सेहन के दाएं हाथ वाले कमरे के दरवाजे पर लगी। अंदर से मसूद के बाप की आवाज आई, कौन? जी मैं मसूद हूँ। अंदर से आवाज आई, क्या कर रहे हो? जी खेल रहा हूँ। खेलो। फिर थोड़े से तवक्कुफ के बाद उसके बाप ने कहा, तुम्हारी माँ मेरा सर दबा रही है, ज्यादा शोर ना मचाना। ये सुनकर मसूद ने गेंद वहीं पड़ी रहने दी और हाकी हाथ में लिए सामने वाले कमरे का रुख किया। उसका एक दरवाजा बंद था और दूसरा नीम वा। मसूद को एक शरारत सूझी। दबे पांव वो नीम वा दरवाजे की तरफ बढ़ा और धमाके के साथ दोनों पाट खोल दिए। दो चीखें बुलंद हुई और कुलसूम और उसकी सहेली बमला ने जो के पास पास लेटी थी खौफजदा होकर झट से लिहाफ ओढ़ लिया। बमला के ब्लाउज के बटन खुले हुए थे और कुलसूम उसके अरियां सीने को घूर रही थी। मसूद कुछ समझ ना सका। उसके दिमाग में धुआं सा छा गया। वहां से उल्टे कदम लौटकर वो जब बैठक की तरफ रवाना हुआ तो उसे मान अपने अंदर एक अथाह ताकत का एहसास हुआ जिसने कुछ देर के लिए उसकी सोचने समझने की कुवत बिल्कुल कमजोर कर दी। बैठक में खिड़की के पास बैठकर जब मसूद ने हाथी को दोनों हाथों से पकड़कर घुटने पर रखा तो ये सोचा कि हल्का सा दबाव डालने पर हाथी में खम पैदा हो जाएगा और ज्यादा जोर से लगाने पर हैंडल चटाक से टूट जाएगा। उसने घुटने पर हाथी के हैंडल में खम तो पैदा कर लिया मगर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाने पर भी वो टूट ना सका। देर तक वो हाथी के साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब वो थक कर हार गया तो झंझलाहट कर उसने हाथी परे फेंक दी। अफसाना पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें।